हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी 10th की एनसीईआरटी जो है उसके जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा, तो उसका जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 10th एग्जाम जो बोर्ड एग्जाम होने वाले अगले साल उसके लिहाज से। तो सबसे पहले हम कुछ बातें इसमें बताना चाहेंगे आपको कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, आपको जो लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आपका जो पिछला चैप्टर था नेशनलिज्म इन यूरोप का, उसमें एक आखिरी टॉपिक आपने पढ़ा होगा नेशनलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो वहां पे हमने बात करी थी कि इंपीरियलिज्म होता क्या है। हमने बात करी थी इंपीरियलिज्म के बारे में। इंपीरियलिज्म का मतलब ये होता है कोई एक कंट्री जो अपने देश के फायदे के लिए, अपने देश के एक्सपेंशन के लिए किसी ऐसे दूसरे कंट्री में जाती है जहां पे रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल हैं, वो उस कंट्री पे अपना कब्जा करती है, वहां से रिसोर्सेज को लेकर के आती है और अपनी कंट्री के फायदे के लिए, अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए वहां के रिसोर्सेज को यूज करती है। तो ऐसा ही कुछ जो इंपीरियलिज्म हुआ था उसका एक एग्जांपल था ब्रिटेन ने जो हमारी कंट्री इंडिया पर कब्जा किया था। उसको कब्जा कह लीजिए या जो भी चीजें आप कह सकते हैं, कब्जा कह लीजिए, ज्यादा बेटर जो भी लगे। तो ब्रिटिश जो है इंडिया में आए थे। ब्रिटिश के अलावा और भी कंट्रीज थी जो हमारी इंडिया में आई थी, उन्होंने अपना कब्जा करा, बारी बारी से अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप करा, कई सारी चीजें करी और आपस में भी लड़ाइयाँ हुई इनके बीच में। खैर वो एक अलग बात है, वो एक अलग ही टॉपिक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर अपना इंपीरियलिज्म वाला वो चीज यहाँ पे लागू करी और इन्होंने बनाई थी अपनी कॉलोनी। क्या बनाई थी? अपनी कॉलोनी बनाई थी। यहाँ पे अलग अलग कॉलोनीज बनाए, कॉलोनी में आकर के ये लोग अपना रहना यहाँ पे चालू कर दिए। तो अब कॉलोनी की वजह से एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल रूल। उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल की बात करते हैं। तो ब्रिटेन जो इंडिया में आया, इन्होंने कॉलोनी बनाए, कॉलोनी से इन्होंने बनाया कॉलोनियल रूल। तो इन्हीं कॉलोनियल रूल को खत्म करने के लिए एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स चलाए गए। बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स कह लीजिए या एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट कह लीजिए, इन्हीं सारे मूवमेंट्स को मिला करके कलेक्टिवली जो नाम दिया गया उसी को फ्रीडम का नाम दिया गया कि फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल का नाम इन्हीं चीजों को दिया गया। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुल मिला के बात जो यही है, जो नेशनलिज्म इंडिया की बात कर, नेशनलिज्म इंडिया में क्यों आया। देखिए, अब क्या हुआ ना कि धीरे धीरे कनेक्टिविटी लोगों के बीच में बढ़ रही थी। अभी तक क्या था कि इंडियंस अलग अलग तरीके से रह रहे थे। कहीं मराठास थे, कहीं पे राजपूत थे, अवध में नवाब थे और हैदराबाद में निजाम वगैरह, सारे लोग अलग अलग जगह पे मौजूद थे। तो आपस में इन लोगों की अलग अलग तरीके से फाइट आपस में अंग्रेजों से हो रही थी, चल रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन उनके पर्सनल रीजंस की वजह से सारी बातें हो रही थी। सबके अपने अलग अलग रीजंस थे इनसे जो भी फाइट हो रही थी। तो अब जब इंडियंस के बीच में एक कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ, इनकी बातें जब आपस में एक दूसरे से बात करने उन्होंने स्टार्ट करा, तब इन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि हाँ, हम सबके ऊपर दिक्कत आ रही है। तो ये अब जब सबके साथ में दिक्कत आ रही, मतलब सारे इंडिया को इनसे दिक्कत है, तो सबने इनके खिलाफ मिल करके लड़ना स्टार्ट किया। और एक चीज अलग से बता दें, 1857 में जो पहली वॉर हुई थी उसको कहा जाता है कि आजादी की पहली लड़ाई, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे हुई थी, मतलब एक साथ ही हुई थी लेकिन सबके अलग अलग रीजंस वहां भी थे, बट उसको पहला जो है फ्रीडम फाइट माना जाता है। ठीक है, तो अब बात यह है कि फ्रीडम स्ट्रगल आपको करना है, फ्रीडम के लिए फाइट आपको करनी है, लेकिन कैसे करना है, क्या आपके तरीके होने चाहिए। तो ये बातें बताई थी हमें महात्मा गांधी जी ने, बताई थी ये बातें कि हाँ, आपको अंग्रेजों से लड़ना कैसे है। और महात्मा गांधी जी ने क्या बातें बताई थी, इनका क्या कहना था कि आप कैसे लड़ सकते, कैसे आप फाइट कर सकते। इन्होंने दो बातें बताई थी। पहला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और दूसरी बात जो इन्होंने बताई थी उसे कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस। नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दी जाएंगे, बाद में एक दूसरी वीडियो में अच्छे से हम प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल आप बस चैप्टर को हमारे साथ में समझते चलिए। कोशिश रहेगी कि 2 पार्ट में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मार्कर भी थोड़ा सा लगता है खराब चल रहा है, उतना साफ आ नहीं रहा है, यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर चल रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजों से कैसे लड़ना है, पूरे कंट्री को एक साथ में इकट्ठा होकर कैसे लड़ना है अंग्रेजों से, इसके बारे में महात्मा गांधी ने 2 रास्ते दिखाए थे। पहला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बताया था इन्होंने, दूसरा बताया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इनमें से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में इस चीज को वो आजमा चुके थे, ये बात पहले हो चुकी थी।
साउथ अफ्रीका में इसके पहले महात्मा गांधी ने बहुत सारी वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी थी, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा हक दिलाया था। वहाँ भी बेसिकली मान के चलिए कि इंडियंस काफ़ी थे। जो अंग्रेजों की जो कॉलोनियाँ थी वो सिर्फ इंडिया में नहीं थी, इंडिया के अलावा और भी जगहों पर थी। तो एक कंट्री जो हमने बताई साउथ अफ्रीका, वहां पर भी यहां से लोगों को पकड़ करके वो ले गए थे, बंधुआ मजदूरी कराने के लिए ले गए थे, बॉन्डेड लेबर के लिए, और वहां पे काफी दिक्कतें आ रही थी। तो महात्मा गांधी वहां गए थे किसी और काम से, अपने एक दोस्त के बुलाने पे केस लड़ने के लिए गए थे। बट वहां पे उन्होंने जब चीजें देखी कि इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, और खुद उनके साथ में भी हुआ था, वो अलग इंसिडेंट है, तो उन्होंने वहां पे अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये वहां पर उन्होंने स्टार्ट करा था। तो इंडिया में इस चीज को लागू करने से पहले वहां ये चीज कर चुके थे। तो इन्हें पता था कि अंग्रेजों से आपको लड़ना कैसे है। ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं, थोड़ी जगह बन जाए। तो महात्मा गांधी ने दो रास्ते बताए थे। अच्छा, महात्मा गांधी इंडिया में आए कब, ये सवाल भी एक शॉर्ट में पूछ सकता है। देखिए, महात्मा गांधी इंडिया में आए थे 1915 में। ठीक है, 1914 में स्टार्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 1। आपको अगर याद हो 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद ही महात्मा गांधी इंडिया में आए थे, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही थोड़ा थोड़ा माहौल बनने लगा था अंग्रेजों के खिलाफ। जो एक लड़ने का माहौल था वो तभी स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, ये खत्म कब हुई थी ये भी लिख लीजिए, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 आपकी खत्म हुई थी। ये दो चीजें, ठीक है। तो अब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो इसके कुछ नुकसान, कुछ इफेक्ट, जो कुछ चीजें कह लीजिए वो हुए थे, उनको हम एक अलग हेडिंग में डालते हैं, और वो आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, इंप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से। इंप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब देखिए, सीधी बात है, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई थी, थोड़ा सा इस चीज को भी समझ लेते हैं। वापस थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो मैंने बताया इंपीरियलिज्म वाली बात बताई। तो अब सिर्फ ब्रिटेन एक कंट्री तो है नहीं जो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को अपनाएगी। ब्रिटेन के अलावा और भी कई सारी कंट्रीज थी जो इंडिया में भी आई, इंडिया के अलावा और भी कई सारी जगहों पर गई। तो अब जिन जिन जगहों पर वो चीजें थी, वहां पर जिन जिन जगहों पर वो चीजें वहां पे थी, इंपीरियलिज्म वाली कंट्रीज दिक्कत वहां पे दे रही थी, तो आपस में भी उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। वो आपस में भी लड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज सब चाह रहे थे कि अगर कहीं पे रिसोर्स है तो हमारा कब्जा, हम उस चीज के ऊपर कब्जा करें और हमें उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। तो इन्हीं के बीच जो आपस में लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों का रीजन, जो एक रिजल्ट था, वो आया था वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, अब जब कभी भी एक वॉर अगर होती है तो क्या क्या उसके निकल के आ सकते हैं आउटकम्स। पहला नंबर ए हम कह सकते हैं, चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो। चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, CHANGE, चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी। वहां की पॉलिटिक्स चेंज होगी, वहां की इकोनॉमी चेंज होगी। अब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी क्यों चेंज होगी? अब देखिए, अगर वॉर होती है तो वॉर को लीड कौन करेगा? वहां का जो लीडर होगा, लीडर मतलब वहां का प्रधानमंत्री हो, वहां का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो सकता है। तो वो बंदा पॉलिटिकली मजबूत होना चाहिए। अगर वॉर में कुछ दिक्कत आती है तो वहां की कंट्री देखेगी कि हमारा जो लीडर हो वो पॉलिटिकली मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात, इकोनॉमी के ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। भाई वॉर होगी तो पैसे तो खर्चा होने ही है, तो पैसे खर्चा होंगे तो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ना जरूरी है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। बी पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट आपका आ जाएगा फूड शॉर्टेज। अब जब वॉर हो रही है तो सारा का सारा खाना तो आपका चला जाएगा। पहली बात तो दो चीजें, खाना जो आपका फूड ज्यादा से ज्यादा होगा वो प्रोवाइड कराया जाएगा जो हमारी आर्मी है उसको। और दूसरी बात, अगर वॉर होती है तो फूड आपका वेस्ट भी तो होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे आपका फूड स्टोरेज है, कोई भी अगर कंट्री वॉर करती है तो अपनी जो दुश्मन कंट्री होती है उसके 2-3 ठिकानों को ढूंढती है। पहला, उनकी आर्मी कहाँ पे छुपी हुई, उनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। दूसरा, उन्होंने कैंप कहाँ पर लगाया है तो जहाँ पे उनकी फूड स्टोरेज होता है उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं, बिकॉज उससे वो कंट्री टूट जाएगी जल्दी। तो फूड शॉर्टेज की दिक्कत आती है। अब फूड शॉर्टेज होंगे तो दिक्कत क्या होगी? डिमांड और सप्लाई आप जानते होंगे, अगर शॉर्टेज होंगे तो प्राइस बढ़ेंगे। तो क्या होंगे? प्राइस बढ़ेंगे। फूड प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, महंगाई मतलब बढ़ने लगी कुछ चीजों को लेकर के। और क्या होगा? खर्चे बढ़ गए, कई तरह के खर्चे उनके बढ़ गए थे वहां पे। इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर। अब अगर वॉर होगी तो खर्चे बढ़ेंगे, तरह तरह के खर्चे वहां पे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के ये कुछ दिक्कतें यहां पर आ रही थी। ठीक है, और एक और सबसे जरूरी, हाँ ये कैसे भूल सकते हैं, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट।
फोर्स रिक्रूटमेंट ये लगभग हर कंट्री में होता ही होता है। अगर जब भी वॉर होती है तो उनको लड़ने के लिए बंदे चाहिए होते हैं। तो 4-5 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के जो इंप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं। पहला, चेंज इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो, वहां की पॉलिटिक्स और वहां की इकोनॉमी चेंज होनी ही होनी है। फूड शॉर्टेज हो गई थी वहां पर, फूड प्राइस इंक्रीज हो रहे थे और एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था, खर्चा बहुत सारा हो रहा था। बिकॉज वॉर में आपको तरह तरह की मशीनें लगने वाली हैं, गन्स का यूज होगा, गोलियां यूज होंगी, बहुत सारी चीजें हो गई। और फोर्स रिक्रूटमेंट, आपको लड़ने के लिए फौज में लोगों को भर्ती करना था, तो आप जबरदस्ती रिक्रूटमेंट कराएंगे, लोगों को मजबूर करेंगे वहां पे, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ी सी बात फिर करते हैं कि अब जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह वाली बात थी उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो इंप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 आपने देख लिया। यहां से मतलब क्या था ना कि एक माहौल बनता जा रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से एक छोटा सा माहौल बनता हुआ चला जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन वाली बात करी थी, तो पहले उन्होंने उस चीज को 2-3 जगह पे पहले इंडिया में अप्लाई करके देखा, छोटे छोटे पार्ट में, फिर उन्होंने उस चीज को बड़े लेवल पे लाने की कोशिश करी। पहला हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह है बिहार में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था पहला। तो ये हुआ था 1917 में हुआ था, ये हुआ था 1917 में चंपारण। दूसरा आपका हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, या उसके पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक, और ये भी आपका 1918 में हुआ था। और तीसरा आपका हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये भी आपका 1918 में हुआ था। तो अब चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण एक जगह पड़ती है बिहार में, चंपारण में ये हुआ था। अच्छा हाँ, देखिए गांधी जी जब 1915 में इंडिया आए थे तो यहाँ पे वो अपना चेंजेस लाना चाह रहे थे। तो उन्होंने पहले इस चीज का फैसला करा कि पहले इंडिया घूमेंगे, तो पहले इंडिया के हर हिस्से में जाएंगे, देखेंगे वहां पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को हम कैसे अपने साथ में लेकर के आ सकते हैं, कैसे क्या करना है। तो पहले उन्होंने इंडिया का दौरा करना स्टार्ट करा और पहली बार वो लोगों के सामने आए थे चंपारण में। चंपारण एक जगह पड़ती है बिहार में, वहां पे दिक्कत ये आ रही थी इंडिगो प्लांटेशन को लेकर के। इंडिगो आपको पता होगा, इंडिगो एक फसल उगाई जाती है। अंग्रेज यहाँ के किसानों से कह रहे थे कि आप इंडिगो की फसल को अपने खेत में उगाइए। वो अंग्रेज इस चीज का यूज कर रहे थे, ज्यादा इसका यूज कर रहे थे अंग्रेज। अब इंडिगो के साथ में दिक्कत ये होती थी, जिस भी जमीन पर इंडिगो की खेती करी जाती थी तो वहां पे वो जमीन जो थी ना वो अब उपजाऊ नहीं रह पाती थी। उपजाऊ मतलब फर्टाइल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो अब अगर एक बार आपने इंडिगो उगाना स्टार्ट कर दिया, फिर उस जमीन पे इंडिगो के अलावा आप कोई और फसल उगा नहीं सकते। इसमें किसानों का लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहा था, तो इस चीज को वो मना कर रहे थे यहाँ पे, इसलिए दिक्कत आ रही थी। दूसरी बात, अहमदाबाद में एक मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में। अच्छा, यहाँ पे गांधी जी की बात जो किसानों ने सुनी या जो भी चीजें हुई उसको देख करके अहमदाबाद में जब मिल स्ट्राइक हुई यहाँ पे, तो जो मिल के मालिक थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया। जब इनके साथ में वर्कर्स को वेजेस को लेकर के इशू होने लगे थे, तो इन्होंने बात करने के लिए महात्मा गांधी को ऐसे मीडिएटर बुलाया कि आप आइए और आके हमारे यहाँ के वर्कर्स से बात करिए। बिकॉज उन्हें ऐसा लगा कि हाँ ये वर्कर्स इनकी बात को सुनेंगे, ये एज ए पब्लिक फिगर लोगों के सामने काफी सामने उस वक्त में आ रहे थे, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। फिर खेड़ा में क्या हुआ ना, यहाँ पे क्रॉप फेल्योर हो गया था, जो फसल यहाँ पे थी बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी। तो अब फसल बर्बाद हो गई थी और यहाँ के किसानों से जो है लगान मांगा जा रहा था, ठीक है, इनसे जो रेवेन्यू मांगा जा रहा था। तो अब ये कह रहे थे कि हम रेवेन्यू आपको नहीं दे सकते। इन्होंने कहा कि साहब जब हमारी फसल बर्बाद होगी तो हम आपको रेवेन्यू कहाँ से देंगे। उस चीज को लेकर के यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। महात्मा गांधी यहाँ पर भी पहुंचे और उन्होंने इस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी। तो कुल मिला के उन्होंने एक चीज तो ये देख ली कि हाँ किस तरह से यहाँ पे मतलब छोटे छोटे इन्होंने इनको लेबोरेटरीज भी कहा गया बुक में आपके शायद, कि हाँ किस तरह से इन चीज़ों को हम पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट करने लायक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद में मेन मुद्दे पे आते हैं, इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बिकॉज चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अगर एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करते चलेगा तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। हम चीज़ों को लिखेंगे कम और एक्सप्लेन करते चलेंगे, आपको समझ में पूरी चीज़ें आने वाली। आपके एग्जाम के एकदम टू द पॉइंट हम बातें करने हैं, ठीक है। आप बस इतना पढ़िए, इतने को अच्छे से दिमाग में पॉइंट्स को बिठा लीजिए, उससे जुड़ी बातों को, और एग्जाम में एक्सप्लेन करके आ जाइए, नंबर आपको पूरे मिलने वाले। तो अब बीच में बात है रॉलेट एक्ट के बारे में। दी रॉलेट एक्ट,
जिसे काला कानून भी कहा गया था। अंग्रेज ये एक्ट लेकर के आए थे 1919 में, एक्ट लेकर के आए थे अंग्रेज, रॉलेट एक्ट, ऐसे काला कानून भी हिंदी में कहा गया था। अब देखिए इस कानून का ये कहना था, पहली आजादी की पहली जो लड़ाई थी वो 1857 में स्टार्ट हो चुकी थी। अब क्या था, अलग अलग समय पे कई सारी लड़ाइयां हो रही थी अंग्रेजों के बीच में, और जो भी इंडियंस थे अलग अलग जगह पे दिक्कतें आ रही थी। अब कोई भी सरकार होती है तो वो जो भी धरना प्रदर्शन या विरोध उनके अगेंस्ट होता है तो उसको दबाने की कोशिश करती है पूरी तरह से। कभी वो डायरेक्टली अपनी पुलिस को लगाती है, अपनी आर्मी को लगाती है, या कुछ और करती है। कभी कभी कुछ ऐसे कानून लेकर के आते हैं जिससे उनको दबाने में उन्हें आसानी मिले, प्रोटेस्ट को खत्म करने में आसानी हो। तो ऐसा ही कानून लाया गया, इसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। इस कानून के हिसाब से हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी वो जब चाहे किसी भी इंसान को उठा करके जेल में बंद कर सकती थी, बिना किसी वारंट के, बिना किसी सूचना के, बिना किसी सबूत के। जब भी चाहे किसी भी इंसान को कम से कम 2 साल के लिए वो जेल के अंदर बंद कर सकती थी, और 2 साल तक उस इंसान से कोई मिलने वाला नहीं। इसे ऐसे भी कहा जाता है, ना अपील, ना वकील, ना दलील। अगर हिंदी में लिखें तो आपको समझने में आसानी होगी थोड़ा सा। ना अपील, ना वकील, ना आपको अपील करने का मौका दिया जाएगा, ना आपको कोई वकील मिलेगा जो आपकी तरफ से केस लड़ सकता है, और ना दलील, ना आपसे आपकी कोई दलील सुनी जाएगी। मतलब सीधी बात, सरकार का जब भी मन करा उठाया, आपको जेल के अंदर भर दिया, 2 साल के लिए आप गायब। आप कहीं पे अपील नहीं कर सकते हो, आपको कोई हक नहीं कि आप किसी कोर्ट में जाओ, कहीं जाओ, किसी के सामने जाओ, जाके अपनी अपील कर सको, नहीं। आपको कोई वकील नहीं मिलेगा, कोई भी आपकी तरफदारी नहीं कर सकता है, कोई ये बोलने नहीं आएगा कि आपने कोई गलती नहीं करी है या क्या जो भी, और ना ही आपकी कोई दलील सुनी जाएगी। अब भाई ये तो काला कानून वाली बात हुई। तो इसके खिलाफ लोगों ने धीरे धीरे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, एक डेट आती है 6 अप्रैल की। ये डेट कब की, 6 अप्रैल 1919 की डेट आती है, ठीक है। अब इस दिन क्या हुआ था, इस चीज के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और गांधी जी को भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। इस कानून के खिलाफ यहाँ पे चल रहा था प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट के टाइम पे गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था। फिर पुलिस ने काफी लोगों को मारा पीटा, भगाया वहां से, तो प्रोटेस्ट वगैरह वहां से खत्म हुआ, ठीक है। अब फिर इस चीज के विरोध में, 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को इस चीज के विरोध में एक और विरोध प्रदर्शन यहाँ पे शांतिपूर्ण स्टार्ट किया लोगों ने। इस चीज के विरोध में जो गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, और जो यहाँ प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ जो भी दिक्कतें हुई थी, उनको मारा पीटा गया, जो भी दिक्कतें हुई, तो उस चीज के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को एक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखने की कोशिश करी गई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, बट सरकार को क्या था, उन्हें तो इस चीज को खत्म करना था। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग करी गई, प्रोटेस्टर्स के ऊपर यहाँ पे फायरिंग करी गई, उनके ऊपर गोली चला दी गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा लोगों के अंदर और आ गया। फिर इसके बाद में कुछ दिन बाद की एक और डेट आती है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं 13 अप्रैल 1919 की डेट आती है, 13 अप्रैल 1919 की। अब इस दिन क्या हुआ था, देखिए इस दिन के विरोध में इस दिन लोग आए। अब इस दिन के पूरे विरोध में लोग इकट्ठा हुए, 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे। कहां पर, जलियांवाला एक जगह है, ये जगह पंजाब में आती है, जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है। अच्छा, रॉलेट एक्ट यहाँ पे लागू हुआ था, और इस टाइम तक मार्शल लॉ लागू हो चुका था। मार्शल लॉ कह लीजिए उसको, या मिलिट्री लॉ कह लीजिए, ठीक है। मतलब सेना के पास में सारा अधिकार आ जाता है, कोई सरकार के ऑर्डर का वेट नहीं करने वाला। सेना के पास में शक्ति है, वो जब चाहे जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकती है, गोली मार सकती है, कुछ भी कर सकती है। मतलब पूरा का पूरा अधिकार सेना के पास में आ जाता है, सेना और पुलिस के पास में। तो अब लोग यहाँ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे 2 रीजन से। पहला तो उन्हें इस चीज का प्रोटेस्ट करना था, दूसरी बात उस दिन एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, ठीक है। तो एक शख्स का नाम आता है यहाँ पे, इसका नाम है जनरल डायर। आप लोगों ने ये नाम अपने बचपन से ही सुना होगा, जनरल डायर का एक नाम आता है यहाँ पे। जनरल डायर उस टाइम पे आर्मी का जो है वहाँ पे चीफ था, सेनापति कह लीजिए या कमांडर जो भी था। उसने जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा थे, उसने वहाँ पे पहले तो उस जलियांवाला बाग के गेट बंद करा दिए, और उसके बाद में अंधाधुंध फायरिंग कराई। जितने भी लोग थे, चाहे वो बच्चे हों, औरतें हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, प्रोटेस्टर हों, या ऐसे नॉर्मल गाँव के लोग जो मेला देखने आए थे घूमने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उस बाग के गेट को बंद करा दिया और लोगों के ऊपर फायरिंग कराई, गोलियां चलाई, बहुत लोग मारे गए थे वहां पे। तो इस चीज को जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है अलग से कि जलियांवाला बाग के बारे में बताइए क्या हुआ था। तो इस जगह पे आज भी लोग जाते हैं देखने के लिए, वहां पे गोलियों के निशान अभी भी जो है मिलते रहते हैं। तो अब जब चीजें यहाँ पे हुई,
इतने बड़े लेवल पे जो भी दिक्कत यहाँ पे आई, फिर गांधी जी ने देखा, सोचा कि ऐसे अलग अलग तो काम नहीं चलने वाला, थोड़ा सा हमें चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। हम अलग अलग ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल, कहीं चीज़ें कुछ हो रही है कहीं कुछ, ऐसे नहीं होगा, हमें एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी के दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि हमें एक साथ आना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। फिर एक बात आती है, उसको कहा था खिलाफत मूवमेंट, आपने सुना होगा। हम आते हैं खिलाफत मूवमेंट के ऊपर, देखते हैं। अब देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या होता है, थोड़ा इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं, बैकड्रॉप स्टोरी बताते हैं इसके पीछे क्या है। देखिए खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट किया गया था। एक कंट्री है उसका नाम है टर्की। अब टर्की में क्या है, वहां पे मुस्लिम्स का शासन था, इस्लामिक शासन वहां पे चल रहा था। और जो इस्लामिक शासन में जो मेन हेड होता है उसे खलीफा कहते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होता है, वैसे मुस्लिम्स में खलीफा होता है। तो अब तक तुर्की में ऑटोमन एम्पायर का राज था, वहां पे ऑटोमन एम्पायर चल रहा था। और ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हो रहा था, वहां पे जब उनके ऊपर हमला हुआ या कब्जा किया गया, वो हारने लगे, तो वहां पे अब मुस्लिम्स को डर था कि जो वहां पे खलीफा है, जो इनका मेन हेड है, उनके साथ में अब बुरा बर्ताव किया जाएगा, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, तमाम तरह की दिक्कतें आने वाली थी। तो अपने खलीफा को सपोर्ट करने के लिए, या इंग्लिश में से कहते हैं कैलिफ, खलीफा को वो इंग्लिश में लिखते हैं कैलिफ, अपने कैलिफ को सपोर्ट करने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम्स जो है उनके सपोर्ट में रैलियां निकाल रहे थे, मूवमेंट्स चला रहे थे। तो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया था अपने खलीफा को सपोर्ट करने के लिए। और ये स्टार्ट किसने किया था, ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने। किसने स्टार्ट किया था, अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। इसमें दो भाई थे, इसमें दो भाई थे अली ब्रदर्स में, एक का नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। एक भाई का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे भाई का नाम था शौकत अली। एक भाई का नाम मोहम्मद अली, दूसरे भाई का नाम था शौकत अली। ये दो शौकत मतलब अली ब्रदर्स थे, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो अब महात्मा गांधी जी को एक उनकी आंखों में उम्मीद जगी। उन्होंने ये देखा अभी तक जो भी अलग अलग रिवॉल्ट हुए 1857 से लेकर के और जलियांवाला बाग के टाइम तक, इसमें अलग अलग टाइम पे मोस्टली हिंदू पीपल थे वहां पे। तो इंडिया में सबसे ज्यादा दो ही लोग थे, एक हिंदू दूसरे मुस्लिम्स। उन्होंने देखा कि हिंदू तो पहले से ही अंग्रेजों से परेशान है, उनके खिलाफ में मूवमेंट्स वगैरह वो चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्यों ना हम मुसलमानों को भी यहाँ पर साथ में लेकर के आए, क्यों ना हम मुसलमानों को भी साथ में लेकर के आए। तो उनको यहाँ पे एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दिख गई। गांधी जी गए और इन अली ब्रदर्स से उन्होंने बात करी और कहा कि जो आपका खिलाफत मूवमेंट है इसको आप हमारे साथ में जोड़िए। कैसे जोड़िए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में आप हमारे साथ में जोड़िए, असहयोग आंदोलन की जो बात कर रहे थे। देखिए अंग्रेज यहाँ पे स्टेब्लिश हुए, इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि उनको यहाँ के भारतीयों का सहयोग मिला, कॉपरेट किया यहाँ के इंडियंस ने। यहाँ के जो बड़े बड़े इंडियंस थे, बड़े बड़े जमींदार थे और फैक्ट्री के मालिक थे या बहुत बड़े किसान थे, उन्होंने ब्रिटेन वालों का सपोर्ट करा। उनके सपोर्ट की वजह से ही ब्रिटिश यहाँ पे अपने पांव जमा पाए अच्छे तरीके से। तो अब उनको हटाने का तरीका क्या था, सपोर्ट बंद कर दीजिए, सीधी बात। आप सपोर्ट खत्म कर देंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से। जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा क्या ही कर सकते। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि खिलाफत मूवमेंट को हम जोड़ते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में। उन्होंने इनसे बात करी और ये लोग तैयार हो गए। अब जो चीजें थी वो स्टार्ट हुई, नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, ये दो नाम तो आपने देख ही लिया। 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। हाँ लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में NCM, समझ जाइएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात यहाँ पे करी जा रही है। फिर एक हुआ था कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन का मतलब कि कलकत्ता नामक शहर में जो एक मीटिंग हुई होगी। तो कलकत्ता सेशन हुआ था, ये सितंबर में हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था। इन्होंने यहाँ पे बाकी लोगों को भी इस बारे में बताया कि देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात करने जा रहे हैं। इन्होंने बाकी लीडर्स को जो है कन्विंस करा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम खिलाफत के साथ में जोड़ेंगे और अपने स्वराज को पाने के लिए, स्वराज एक वर्ड है, स्वराज, स्वराज का मतलब हो गया खुद का, अपना खुद का राज, कि हम खुद राज करेंगे, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, हम खुद अपने ऊपर राज करेंगे। तो इन्होंने कहा कि खिलाफत मूवमेंट को हम NCM और स्वराज के साथ में जोड़ करके चलेंगे। और उसके बाद में अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज के अपोज में थे, वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके से काम किया जाए, अलग अलग जो अपना कर रहे हैं करता रहें। लेकिन फिर आता है दिसंबर 1920 तक महात्मा गांधी ने सबको राजी कर लिए, सबको एक साथ मिला लिया कि नहीं ठीक है, अब हम मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम स्टार्ट करेंगे।
तो अब देखते हैं कि धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो बेसिकली 3 तरह से चला, 3 अलग अलग तरीके से चला। वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहां पे NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स 3 जगह पे चला। पहला मूवमेंट जो चला था मूवमेंट्स इन टाउन, क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरह की पब्लिक रहती है, कई तरह के लोग यहाँ पे थे। पहला चला मूवमेंट इन टाउन, जो कि हमारे शहरों में देखा गया था, जो बड़े बड़े हमारे शहर दिल्ली, कलकत्ता या जो भी ऐसे आप नाम ले सकते हैं। दूसरा चला मूवमेंट इन कंट्री साइड, मूवमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब कि बाहरी इलाकों में, बाहरी का मतलब कि गांव वगैरह का इलाका या जो भी उस तरह की चीजें होंगे, मूवमेंट इन कंट्री साइड। तीसरा था स्वराज इन प्लांटेशन, स्वराज इन प्लांटेशन, जो भी लोग प्लांटेशन में मौजूद थे। एक एक करके हम इन सबके बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे मूवमेंट इन टाउन के बारे में, दूसरा देखेंगे मूवमेंट इन कंट्री साइड, तीसरा देखेंगे स्वराज इन प्लांटेशन के बारे में। ये 3 तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चला था। अब जो कंट्री साइड जो मूवमेंट्स इन टाउन में हुआ था, इसमें एक्टिवली जो पार्टिसिपेट किया था वो था मिडिल क्लास। इंडिया में सबसे ज्यादा क्लास कौन सा पाया जाता है? मिडिल क्लास पाया जाता है। तो यहाँ पे मिडिल क्लास ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था। मिडिल क्लास ने मिडिल क्लास एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। ओके, पहला तो मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट करा था। दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पे जो स्टूडेंट थे उन्होंने वो बढ़ चढ़ करके आगे आए, स्टूडेंट आगे आए बढ़ चढ़ कर, और स्टूडेंट ने अपने जो स्कूल थे स्कूल छोड़ दिया। स्टूडेंट ने अपने अपने स्कूल को जो है छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, स्टूडेंट लेफ्ट देयर स्कूल, सपोर्ट में स्टूडेंट ने अपने स्कूल को छोड़ दिया। तो अब अगर स्कूल में स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो टीचर वहां जाकर के क्या करेगा? जब स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ा तो टीचर्स ने भी स्कूल छोड़ दिया। टीचर्स लेफ्ट देयर स्कूल। जब स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया तो टीचरों ने भी स्कूल को छोड़ दिया। स्टूडेंट नहीं तो टीचर जाके वहां पे क्या करेंगे? जो टीचर्स थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने छोड़ दिया। और जो यहाँ पे लॉयर्स थे, जो यहाँ पे लॉयर्स थे, लॉयर्स ने भी बायकॉट कर दिया। किस चीज का बायकॉट कर दिया? कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, कोई केस नहीं लड़ेंगे। लॉयर्स ने भी बायकॉट कर दिया कोर्ट का। लॉयर्स बायकॉटेड कोर्ट्स, कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम वहां पे कोई केस नहीं लड़ने वाले। और उसके बाद क्या? बायकॉट ऑफ इलेक्शन, सबसे बड़ी बात, बायकॉट ऑफ इलेक्शन। जो उस टाइम पे इलेक्शन यहाँ पे चल रहा है तो उस इलेक्शन का बायकॉट किया गया, बिकॉज इलेक्शन का मतलब था कि आप गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो तो आप इलेक्शन को ही बायकॉट करिए। बायकॉट ऑफ इलेक्शन। लेकिन एक पार्टी थी जिसने इलेक्शन का बायकॉट नहीं करा था। वो सिर्फ एक पार्टी थी जिसने इलेक्शन का बायकॉट नहीं करा था। उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। यहां पे लिख देंगे हम एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी, एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी। इस पार्टी ने इलेक्शन का बायकॉट नहीं करा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो भी 4-5 पॉइंट देखे कि पहला कि मूवमेंट इन टाउन, जो शहरों में जो मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, इसमें मिडिल क्लास बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आया था। उन्होंने सपोर्ट करा गांधी जी का और उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेशन इनका यहाँ पे था। दूसरी बात, जो स्टूडेंट थे वो बहुत आगे बढ़ चढ़ करके आए थे। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने अपने स्कूल को छोड़ दिया। वो अपने स्कूलों से बाहर आ गए, स्कूल नहीं जाएंगे, छोड़ दिया स्कूल। स्टूडेंट अगर नहीं जाएंगे तो टीचर जाके क्या करेगा? टीचर ने भी अपने स्कूल छोड़ दिया। टीचर जो हेडमास्टर जो भी वहां पे थे उन्होंने भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। लॉयर्स ने बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया कोर्ट का, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोई केस नहीं लड़ेंगे, सरकार का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और जो यहाँ पे इलेक्शन होते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्शन करा रही थी, उसका भी बायकॉट कर दिया गया, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ करके, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं, बस इतनी ही बातें लिखी हुई है, तो इसको यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सोशल इंपैक्ट, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, ये तो सोशल इंपैक्ट थे। अब कुछ इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी पड़े थे। ये जो आपका मूवमेंट इन टाउन में हुआ था, इसके कुछ इकोनॉमिकल इंपैक्ट भी पड़े थे। इकोनॉमिकल इंपैक्ट को भी देखते हैं, बिकॉज इकोनॉमी का मतलब पैसा, जब तक पैसा है तब तक पावर है, सीधी सी बात है। तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट को इनके देखते हुए चलते हैं। पहला इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या पड़ा था? पहला इकोनॉमिकल इंपैक्ट जो पड़ा था वो ये था कि फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया गया। अंग्रेज क्या करते थे, आपको अगर पता हो, पहले भी मैं चीज बता चुका हूं कि अंग्रेज यहां से कच्चा माल लेकर के जाते थे। यहां से वो कपास ले गए, जूट ले गए, जो भी चीजें लेकर गए, अपने वहां फैक्ट्री में बनाया और ला करके इंडिया में इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो
अब अगर आपको अंग्रेजों को हराना है तो आपको उनके सामान को खरीदना बंद करना हो। आज हम लोग कहते हैं ना कि विदेशी सामानों को हम नहीं खरीदेंगे, तो फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि उससे इनकी इकोनॉमी कमजोर पड़ेगी। जब आप उनके सामान नहीं खरीदोगे, उनके पास पैसा नहीं जाएगा, उनकी इकोनॉमी कमजोर पड़ जाएगी। दूसरी बात क्या, लिक्वर स्पॉट। लिक्वर आप लोग जानते होंगे, लिक्वर कहा जाता है शराब जो पी जाती है, लिक्वर। लिक्वर स्पॉट, जहां जहां पे शराब के ठेके थे उसको जो है लोगों ने पिकेट, पिकेट का मतलब होता है कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मतलब किसी को वहां जाने नहीं दे रहे थे, ना कोई वहां शराब खरीदने या पीने जा सकता। जब कोई वहां जाएगा नहीं तो शराब बिकेगी नहीं, शराब बिकेगी नहीं तो पैसा इनके पास में नहीं जाएगा। मतलब इकोनॉमी को लेकर की दिक्कतें कहां कहां पे इनको पहुंची अंग्रेजों को, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि फॉरेन गुड्स उन्होंने खरीदना जो है मना कर दिया। लिक्वर स्पॉट जो थे उसको जो है पिकेट वहां पे स्टार्ट कर दी, कि बैरिकेडिंग लगा दी लोगों ने, खुद इकट्ठा होकर किसी को वहां पे जाने नहीं दे रहे थे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि कपड़े जलाए गए थे वहां पे, फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड। होली खेली गई थी विदेशी कपड़ों की वहां पे, फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड। लोगों ने जगह जगह पर जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी अपने विरोध प्रदर्शन को दिखाने के लिए कि हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करते हैं, हम इसे बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। और क्या हुआ था, तो अब इससे क्या हुआ, फॉरेन जो ट्रेड था, जो फॉरेन ट्रेड था वो हाफ हो गया। जितना बिजनेस पहले अंग्रेज कर रहे थे वो लगभग आधा रह गया था, ज्यादा इनके पास में बचा नहीं। और क्या हुआ था, जो यहाँ पे मर्चेंट थे, जो मर्चेंट थे उन्होंने भी मना कर दिया कि फॉरेन सामान को नहीं खरीदेंगे। हाँ, मतलब इसी बात में आ जाएगा, फॉरेन गुड्स से बायकॉट कर दिए गए। लेकिन अब कुछ लिमिटेशंस भी थी इसकी, यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं लिमिटेशंस के बारे में। अब अगर कुछ भी आप स्टार्ट करते हो तो सब कुछ आपके सोची हुई हिसाब से नहीं होता, जो आपने सोचा वैसा नहीं हो पाया। कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे आई थी, एक एक करके देखते हैं लिमिटेशंस क्या थी। पहली लिमिटेशन यहाँ पे क्या थी, मिडिल क्लास जो था वो बहुत कम नंबर में था। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा तो गरीब लोग थे, उस वक्त की बात है। आज मिडिल क्लास ज़्यादा, उस टाइम पे गरीब लोग ज़्यादा हुआ करते थे। मिडिल क्लास लेस इन नंबर्स, मिडिल क्लास यहाँ पे बहुत कम था। तो जब लोग कम थे तो इतना सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया, मिडिल क्लास लेस इन नंबर्स। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट था कि यहां पर लेस नंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, लेस नंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। अब जब आपके पास अपने खुद के स्कूल ही नहीं थे, लेस नंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। स्कूल जो यहाँ पे उस टाइम पे थे वो अंग्रेजों के बनवाए हुए थे, स्कूल यहाँ पे अंग्रेजों के बनवाए हुए थे। स्कूल अंग्रेजों के थे तो बच्चे उसमें कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, अपना इंडिया के बनवाए स्कूल बहुत कम थे, तो अब पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, भविष्य तो उनका बर्बाद हो रहा था। तो मजबूरी में सारे स्टूडेंट्स को धीरे धीरे करके स्कूलों में लौटना पड़ा। इससे क्या हुआ, स्टूडेंट रिटर्न। जितने भी स्टूडेंट्स ने स्कूल यहाँ पे अपने स्कूल को छोड़ा था, बायकॉट करा था, वो अपने स्कूल वापस पहुंच गया यहाँ पे आकर के। अब एक बार जब स्टूडेंट स्कूल में वापस पहुंचे तो टीचर क्या करेगा, मजबूरी है उसकी भी जाना, तो यहाँ पे टीचर भी रिटर्न, टीचर भी अपने स्कूलों में वापस जा चुके थे, टीचर भी पहुंच गए। अब जब ये लोग पहुंच गए धीरे धीरे लॉयर भी वापस आ गए, लॉयर रिटर्न्ड। तो अब धीरे धीरे मतलब ये थोड़े से इम्पैक्ट ऐसे पड़े कि ये बहुत ज़्यादा बायकॉट चल नहीं पाया, एक एक करके सारे लोग जो भी थे वो धीरे धीरे जो है वापस आ गए। और सबसे बड़ा एक रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खादी। जब आपने अंग्रेजी सामान को रोका, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी सामान के मामले में कपड़ों की ही बात करी जा रही थी, कपड़े नहीं पहनेंगे अंग्रेजी तो क्या पहनेंगे, अगर बाहरी कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे, देशी पहनेंगे। देशी में क्या था, खादी थी, लेकिन खादी जो आपका था बहुत महंगा था। खादी कैसा था, खादी बहुत एक्सपेंसिव था, तो सबके बस की बात नहीं थी खादी पहन पाना। तो अब उनके लिए मजबूरी थी कि वो अंग्रेज़ों की मिलों के लाए हुए कपड़े पहनेंगे, बिकॉज मिल के बनाए हुए कपड़े बहुत सस्ते पड़ते थे। खादी हाथ से बनती थी, हाथ से बनाएंगे, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो कपड़ा बाय डिफ़ॉल्ट आपका महंगा ही होने वाला है। तो ये हमने देखा मूवमेंट्स इन टाउन के, मूवमेंट इन टाउन में देखा कि शहरों में जो मूवमेंट हुआ था उसके क्या क्या हुए थे। एक बार फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। मूवमेंट्स इन टाउन में मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट करा था एक्टिवली, यहाँ पर स्टूडेंट ने अपना स्कूल छोड़ दिया था, टीचर्स ने भी स्कूल छोड़ दिया था, लॉयर्स ने जो है कोर्ट का बायकॉट करना स्टार्ट करा, और इलेक्शन का बायकॉट किया गया सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के, उसका नाम था जस्टिस पार्टी। इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या पड़ा, फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया कि हम कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदने वाले, विदेशी सामान में सबसे बड़ी बात कपड़े नहीं खरीदेंगे। और जो लिक्वर स्पॉट्स थे उसको पिकेट किया गया कि जो भी शराब के ठेके थे वहां पे उससे सरकार के पास बहुत ज्यादा रेवेन्यू पहुंचता था, वो उनको रोका गया, लोग वहां पे शराब पीने नहीं जाएंगे, जब लोग नहीं जाएंगे तो बिकेगी नहीं, बिकेगी नहीं तो रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है।
फॉरेन क्लॉथ की जो होली जलाएगी, फॉरेन क्लॉथ जो कपड़े थे जलाए गए वहां पे, फॉरेन ट्रेड आधा होकर के रह गया था, अंग्रेज सरकार को इससे थोड़ा सा नुकसान हुआ था। बट अब कुछ लिमिटेशन सामने आ रही थी। पहले मिडिल क्लास लेस इन नंबर था, बहुत कम था मिडिल क्लास, तो वो ज्यादा अब बहुत दिन तक सर्वाइव, ये आंदोलन सर्वाइव नहीं कर सकता था। लेस नंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट आपके पास में थे नहीं, आपके पास में अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर वो अंग्रेजी सरकार के स्कूलों को छोड़ करके आएंगे तो उन्हें कुछ तो चाहिए होगा पढ़ने के लिए, कहाँ जाएंगे वो? इसलिए स्टूडेंट सारे के सारे वापस आ गए। जब स्टूडेंट वापस आए तो टीचर भी वापस आ गए, और साथ ही साथ जो लॉयर वहां पे अपना कोर्ट का बहिष्कार उन्होंने किया था, वो लॉयर भी वापस आ गए थे यहाँ पर। दूसरी बात दिक्कत ये आ गई थी कि खादी बहुत महंगी थी, खादी खरीद के पहनना बहुत महंगा पड़ रहा था, इसलिए लोग वापस धीरे धीरे अंग्रेजी कपड़ों की तरफ मुड़ते चले गए। तो इस तरह से ये मूवमेंट्स इन टाउन वाला चैप्टर थोड़ा सा समाप्त होता है। देखिए 5 नंबर में आपका आ सकता है, पूछ लेगा मूवमेंट्स इन टाउन, या उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या था, या उसके लिमिटेशंस क्या थे, या मूवमेंट्स इन टाउन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ पाया, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। तो आप ये पॉइंट्स वहां पे लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम तो मूवमेंट्स इन टाउन की बात करी थी हमने, फिर इसके बाद हमने क्या कहा था? मूवमेंट्स इन कंट्री साइड। हमने क्या कहा था? मूवमेंट इन कंट्री साइड, इन कंट्री साइड। अब कंट्री साइड का मतलब शहर का थोड़ा सा बाहरी इलाका, मतलब जहां पे थोड़े से गरीब लोग ज्यादा आपको मिल सकते हैं, कम पैसे वाले। इसमें 2-4 चीजें आती हैं। पहला आपका था एग्रेरियन राइट्स, पहला जो था वो था एग्रेरियन राइट्स। एग्रेरियन राइट्स की बात करते हैं पहले, डबल जी क्यों लगा दिया, चलिए ठीक है, एग्रेरियन राइट्स। दूसरा आपका जो था वो था नाई धोबी बंद। आप जानते होंगे नाई कहते हैं जो हम बार्बर्स होते हैं, और धोबी कहते हैं जो वॉशर होते हैं, जो कपड़े धोते हैं, नाई धोबी बंद। तीसरा आपका था अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, थर्ड पॉइंट में अवध किसान सभा। और चौथा पॉइंट इसमें हम इसी में जोड़ सकते हैं, कुछ कहीं कहीं पे अलग से भी होता है, ट्राइबल पीजेंट। यहाँ ट्राइब्स की बात करते हैं, ट्राइबल जो पीजेंट है ट्राइब की बात कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, एग्रेरियन राइट्स की बात करते हैं, इसमें मेन कौन आएंगे? इसमें आएंगे आपके पीजेंट्स, गांव में रहने वाले जो पीजेंट्स होते हैं उनकी बात यहाँ पे करी जाती है, पीजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब दिक्कत क्या थी पीजेंट के साथ में, ठीक है? दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी कि लैंडलॉर्ड्स और जो तालुकदार थे वो इनसे हाई रेंट मांग रहे थे जमीन का। पीजेंट वो होते हैं कि उन्हें लैंडलॉर्ड जमींदार बड़े बड़े हैं, उन्होंने अपने जो भी 50-100 लोगों को अपनी जमीनें बांट दी, आप जाइए जमीन पे खेती करिए, बदले में हमें पैसा आप प्रोवाइड कराते रहिए धीरे धीरे। तो धीरे धीरे अब क्या था कि वो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे, कि बहुत ज्यादा पैसा हमें चाहिए। तो अब पीजेंट का क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते चलते साथ ही साथ, हाई रेंट, डिमांडेड हाई रेंट, डिमांडेड हाई रेंट। जो तालुकदार और जमींदार थे इनसे हाई रेंट की मांग कर रहे थे ये। दूसरी बात क्या थी, इनके पास में कोई राइट्स नहीं थे, नो राइट्स फॉर पीजेंट्स, इनके कोई अधिकार नहीं थे इनके खुद के पास में, नो राइट्स फॉर पीजेंट। कोई इनके साथ कैसा भी बर्ताव चाहे कर सकता था, इन्हें किसी भी तरह का न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इनके पास में कोई भी कानूनी अधिकार मौजूद नहीं थे। थर्ड पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं, नो जॉब सिक्योरिटी, जब चाहे किसी पीजेंट को वो जॉब से निकाल सकते थे, कोई जॉब सिक्योरिटी इनके पास में उस टाइम पे मौजूद नहीं थी, नो जॉब सिक्योरिटी। फोर्थ पॉइंट अगर देखें, फोर्स्ड टू बेगार, इनसे बेगार कराया जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे बेगार का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। बेगार का मतलब ये होता है, आपने किसी इंसान को अपने वहां नौकरी पे रखा, मान लीजिए आपने एक ड्राइवर को अपने वहां नौकरी पे रखा कि आओ हमारे वहां ड्राइवरी करो, आप उससे गाड़ी चलाने के अलावा घर का झाड़ू लगवा रहे हैं, घर की सब्जियां मंगा रहे हैं, तो और उसके लिए आप उसे अलग से कुछ पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा बेगार। बिना वेजेस के काम कराना, इसे कहा जाएगा बेगार इसको, ठीक है? तो इन चीजों की वजह से जो पीजेंट थे वहां पे वो बहुत परेशान थे, और उन्होंने जो मूवमेंट्स वगैरह चलाए, जो भी उनके अपने रीजन थे वहां मूवमेंट्स चलाने के लिए, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नाई धोबी बंद की बात करते हैं। किसकी? नाई धोबी बंद। देखिए नाई का मतलब होता है बार्बर, जो हमारे बाल काटता है। नाई का मतलब होता है बार्बर, जो हमारे बाल काटता है। हम जाते हैं अपने बाल दाढ़ी वगैरह कटाने के लिए, ठीक है, बार्बर की बात करते हैं। और धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन, जो हमारे कपड़े धोता है। अब जो अंग्रेज थे वो सारे के सारे तो यहाँ पे ऑफिसर ही थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, ठीक है, तो वो अपने कपड़े तो खुद तो धोएंगे नहीं कि उनकी औरतें घर के कपड़े धो रही, नहीं,
सब जो है ऑफिस वाले थे, वाइट कॉलर पीपल जो भी। तो नाई और बार्बर उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, हमेशा उन्हें वेल ग्रूम्ड ट्रिम्ड रहना होता था, दाढ़ी हमेशा सेट हो, बाल उनके जो है कहीं से भी इधर उधर भाग ना रहे हों, चल जाती चीज़ें। इंडिया में लोगों को इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्हें दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि हम इनका जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्होंने मना कर दिया। और नाई बार्बर्स ने ये कहा रिफ्यूज टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज, इन्होंने कहा कि अपनी जो सर्विसेज हैं वो हम इनको नहीं देंगे, रिफ्यूज टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा मूवमेंट चल रहा है। जब इन्हें पता चला इस बारे में कि अच्छा ऐसा मूवमेंट चल रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी इस मूवमेंट का साथ देंगे और हम अंग्रेजों के साथ में जो है उनके लिए हम कोई भी काम नहीं करने वाले। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते अवध किसान सभा के बारे में देखते हैं। अवध एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, जो ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक जगह उसका नाम है अवध। तो अवध में जवाहरलाल नेहरू गए थे। अवध में उस टाइम पे मूवमेंट्स, वहाँ कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ये अवध में उस टाइम गए हुए थे, मौजूद थे वहाँ पे। और इनके साथ में एक लोग और थे, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। तो वहाँ जो प्रोटेस्टर थे उनके साथ में ये लोग मिले, उनसे बात करी, और इन लोगों ने बात करके एक कमिटी या एक सभा बनाई थी इनके साथ में, उसी का नाम अवध किसान सभा रखा गया था। और धीरे धीरे अवध किसान सभा जो है ये अक्टूबर में बनाई गई थी। ये धीरे धीरे और भी कई जगह, इसके लगभग 300 से ज़्यादा गाँव में इसकी ब्रांचेस जो है खोली गई थी अवध किसान सभा के बारे में। फिर आते हैं ट्राइबल्स पीपल के बारे में कि इन्हें क्या दिक्कतें हुई। ट्राइबल्स पीपल, ट्राइबल पीपल वो होते हैं कबीलों में रहने वाले लोग, जो कबीलों में या जंगलों में रहते हैं, और उनका सारा जो भी इकोनॉमिक या ज्योग्राफी होता है वो सारा का सारा डिपेंड करता है जंगलों के ऊपर। तो अंग्रेज उस टाइम पे वो एक कानून लेकर के आए थे। देखिए, जो ट्राइबल हमारे पीपल होते हैं, ट्राइबल पीपल, ये सारा का सारा जो है इनकी डिपेंडेंसी होती है फॉरेस्ट के ऊपर। ये डिपेंडेंट होते हैं, ये होते हैं डिपेंडेंट किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर। ये जंगल में जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ लेकर के आते हैं, उसको जलाते हैं, उस लकड़ी के ऊपर इनका खाना बनता है। ये जंगल में जाते हैं, वहाँ से फल और सब्जियाँ ढूंढ के तोड़ करके लेकर के आते हैं। ये जो जानवर पालते हैं, जो भी गाय भैंस बकरी, तो उनको चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए जंगलों में लेकर के जाते हैं कि उनके जानवर भी वहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं। अब अंग्रेज उस टाइम पे एक कानून लेकर के आए थे, उसे फॉरेस्ट लॉ कहा गया। उस कानून का नाम था फॉरेस्ट लॉ, उस कानून का नाम था फॉरेस्ट लॉ। इस फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग अब ये बातें थी कि जो ट्राइबल पीपल थे उनको मना कर दिया। इसके मुताबिक जो ट्राइबल पीपल थे उन्हें जो है रोक दिया गया था। किन किन चीज़ों से रोका गया? पहली बात, पहला इनको रोका गया कि आप जंगल में जाकर के लकड़ियां कलेक्ट नहीं कर सकते हो अपने खाना बनाने के लिए। जब तक वो लकड़ियां कलेक्ट नहीं कर पाएंगे वो खाना कैसे बनाएंगे? इनको रोका गया। किन काम से रोका गया? फ्यूल वुड, कि आप फ्यूल के लिए लकड़ियां वहां से लेकर के नहीं आओगे, आप जंगल से फ्रूट्स लेकर के नहीं आ सकते हो, आप जंगल में अपने जानवरों की ग्रेजिंग नहीं करा सकते हो। इन सारे कामों से इन्हें रोक दिया गया था। तो इसके खिलाफ ये लोग भी लड़ना स्टार्ट करें, इनके बिकॉज इनके अब सर्वाइवल पे दिक्कत आ रही थी, दिक्कत इनके सर्वाइवल पे आ रही थी। जब किसी इंसान के सर्वाइवल पे दिक्कत आती है तो वो इंसान प्रोटेस्ट करता है। थोड़ा सा यहाँ जगह बनाते हैं, पहले हम एक इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे लेना चाहेंगे हम। तो अब जो यहाँ पे ट्राइबल पीपल थे, तो हर कबीले का समझ लीजिए एक सरदार होता है या एक लीडर होता है। तो ऐसी एक लीडर यहाँ पे, तो उनका नाम है एलुरी सीताराम राजू। ये तीनों नाम एक ही इंसान के हैं, ध्यान रखिएगा। एलुरी सीताराम राजू। उस टाइम पे इन लोगों के बीच में ऐसी मान्यता थी कि ये जो शख्स है, जो इंसान है, ये थोड़ा सा भगवान का एक दूत कह लीजिए, इसके पास में दैवी शक्तियां हैं, कुछ ऐसा उस टाइम के लोग मानते थे। और यहाँ के ट्राइबल्स जो लोग थे वो इनकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते थे, इनकी हर बात को फॉलो करते थे। तो जब इन्होंने देखा कि गांधी जी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, तो इन्होंने भी इस चीज़ को यहाँ पे लागू करने की कोशिश करी थी। तो इन्होंने भी अपने लोगों से बात करी और बताया कि हाँ, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बहिष्कार वगैरह आपको करना है। तो अब कुछ लोगों को इन्होंने इकट्ठा करा और इन्होंने क्या स्टार्ट करा? गुरिल्ला वॉरफेयर। क्या स्टार्ट करा? गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला युद्ध नीति। गुरिल्ला का मतलब मैं आपको बताता हूँ। गुरिल्ला का मतलब ये नहीं कि आप जंगल, गुरिल्ला का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में जाइए और जाकर के गुरिल्ला से लड़ना स्टार्ट कर दीजिए। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब ये होता है आप डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे।
जैसे किसी भी कंट्री की एक आर्मी होती है, तो आर्मी डायरेक्ट नहीं जाएगी, आप कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगे जो आपकी आर्मी के नाम से नहीं होंगे, वो लोग आपकी तरफ से जाएंगे, आपके मोटिव के लिए लड़ेंगे, लेकिन उन्हें आपके नाम या पहचान नहीं देने वाले, छुप करके लड़ेंगे। तो गुरिल्ला नीति लड़ने की इन्होंने अपनाई अंग्रेजों के खिलाफ उस टाइम पे। और इन्होंने क्या कहा, देखिए बात क्या थी कि आपको कॉर्पोरेट नहीं करना है, आपको कॉर्पोरेट नहीं करना है। तो लोगों से क्या कहा कि आप नॉन कॉर्पोरेशन का सपोर्ट करो। लोगों से कहा आस्क्ड पीपल टू सपोर्ट, लोगों से सपोर्ट मांगा। किस चीज का सपोर्ट मांगा? एनसीएम के लिए। एनसीएम का मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए लोगों से सपोर्ट मांगा। और क्या कहा लोगों से? और एक चीज और कही कि सरकार आपको जंगल में जाने से रोक रही है, तो आप क्या करो? ब्रेक करो। क्या ब्रेक करो? फॉरेस्ट लॉ को आप ब्रेक करो। ब्रेक फॉरेस्ट लॉ। लोगों से कहा कि जाइए और फॉरेस्ट लॉ को आप लोग ब्रेक करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो जो एनसीएम के बारे में, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में 3 पॉइंट्स हमने देखे। पहला जो हमारा था टाउन्स में, दूसरा हमारा था कंट्री साइड में। अब तीसरा जो हम देखने जा रहे हैं, तीसरा और लास्ट, इसके बाद अपना टॉपिक हम खत्म करेंगे, स्वराज इन प्लांटेशन की बात करने जा रहे हैं। स्वराज इन प्लांटेशंस की बात करने जा रहे हैं। ये 2 टॉपिक हमने देख लिए। तीसरा टॉपिक स्वराज इन प्लांटेशन की बात करने जा रहे हैं। स्वराज इन प्लांटेशन। अब प्लांटेशन का मतलब क्या हो? प्लांटेशन का मतलब हो गया वो जगह जहां पे प्लांट्स बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं या बिजनेस उसी का होता है। जैसे सिंपल कहा जाए तो टी गार्डन्स। प्लांटेशन का मतलब सिंपल अगर हम कह दें तो टी गार्डन की बात कर सकते हैं। अपने देश के कई सारे हिस्सों में, आसाम वगैरह, नैनीताल या कुछ और पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो मजदूर जो वहां के होते हैं वो चाय की खेती में लगे रहते सारे के सारे। तो अब क्या होता था कि एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। एक्ट का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में ये एक्ट आया गया था। इस एक्ट के मुताबिक जो इंसान जहां खेती कर रहा है, मान लीजिए ये उस इंसान की खेती करने की जगह है, यहाँ पे वो इंसान खेती कर रहा है, तो ये कहा गया जहां पे आप खेती कर रहे हैं आपको उसी एरिया में रहना है। आप उस एरिया को छोड़ के बाहर कहीं नहीं जा सकते हो। बाहर जाने का मतलब अपने घर आप नहीं जा सकते हो, ऐसा इनसे कहा गया। क्या कहा गया? लेबर को कन्फाइंड किया गया, कन्फाइंड कर दिया गया। कन्फाइंड लेबर को यहाँ पे कन्फाइंड कर दिया गया कि जिस एरिया में आप हो आपको उसी एरिया में रहना है, चुपचाप अपना काम करना, आप अपने होम टाउन नहीं जा सकते हो। ठीक है, नॉट टू मूव आउट फ्रॉम प्लांटेशन टूवर्ड्स होम। इनसे कहा गया नॉट टू मूव आउट, आप बाहर नहीं जाओगे। कहाँ नहीं जाओगे? अपने घर की तरफ। नॉट टू मूव्ड आउट, नॉट टू मूव्ड आउट फ्रॉम प्लांटेशन एरिया। फ्रॉम प्लांटेशन एरिया, जिस एरिया में आप हो बस उसी एरिया में आपको रहना। फ्रॉम प्लांटेशन एरिया। और प्लांटेशन एरिया से कहाँ जाओगे भाई? इंसान कहाँ जाएगा? अपने घर ही तो जाएगा। तो आप यहाँ से अपने घर नहीं जा सकते हो। तो अब लेकिन क्या हुआ? अब नॉन कॉपरेशन की बात थी, लोगों को सहयोग नहीं करना था, लोगों ने मूविंग स्टार्ट कर दी। लोग यहाँ से बाहर अपने घर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिए। पीपल ने क्या करा? पीपल स्टार्ट मूविंग। पीपल स्टार्टेड मूविंग। लोगों ने यहाँ से बाहर निकल के अपने अपने घरों की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो अब जब इन्होंने ये काम स्टार्ट करा तो क्या होगा? पिटाई होगी, जाहिर सी बात है। पुलिस ने पकड़ा, बहुत मारा, बहुत पीटा, पुलिस आर्मी सब लगा दी, लोगों को बहुत मारा गया, पीटा गया। तो अब यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नॉन कॉपरेशन चल नहीं पाया। तो गांधी जी ने देखा और लगा कि हाँ, हिंदुओं को और मुस्लिमों को साथ में मिला लिया, बाहर के लोग भी मिल गए, लेकिन प्रॉपर पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो पाया है। अच्छा, इस बीच एक कांड और हो गया, थोड़ी जगह बनाते हैं यहाँ पर। आपने सुना होगा चौरी चौरा कांड के बारे में। चौरी चौरा एक जगह जो यूपी में पड़ती है, गोरखपुर के पास में चौरी चौरा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था? चौरी चौरा में ये हुआ था कि एक पुलिस थाना जो था, पूरा पुलिस स्टेशन था, उसे जला दिया गया था। चौरी चौरा में ये हुआ था, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। कब जलाया गया था? फरवरी 1922 में। ये कांड कब हुआ था? फरवरी 1922 में हुआ था। लोग यहाँ पे चुपचाप शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब पुलिस आई, मार के भगा दिया। पुलिस मतलब पुलिस आर्मी जो है लोगों को मार के वहां से भगा दिया। लोगों के अंदर था गुस्सा। लोगों ने देखा जहां हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, हमें मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और जलियांवाला बाग के बाद लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। लोग भी दिखा देना चाहते थे कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं।
तो कुछ दिन पहले लोग यहाँ पे आए थे और प्रोटेस्ट वगैरह कर उन्हें मार के भगा दिया गया। तो अब लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। तो अब कुछ दिन बाद लोग वापस आए, लोग आए वहाँ पे इकट्ठा हुए और जो वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था उसे बंद कर दिया, पुलिस वालों को उसके अंदर बंद करके, और उसमें क्या लगा दी, लोगों ने आग लगा दी और कई सारे पुलिस वाले वहां पे जल करके मर गए। तो अब गांधी जी ने जब ये दिक्कतें देखी, एक तो आंदोलन सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, दूसरी बात इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ पे और आ गई चौरी चौरा के बाद में कि अब अहिंसा, गांधी जी का ये मानना था नॉन वायलेंस, गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस की बात करते थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, वो अहिंसा की बात करते थे। लेकिन उनके नाम पर लोग क्या कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, उनके नाम पर लोगों ने हिंसा करना स्टार्ट कर दिया। इन चीजों को देखकर गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे उन्होंने क्विट कर दिया, उन्होंने वहां पे विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी हम बंद करते हैं, विड्रॉ ऑफ NCM, यहाँ पे आकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा रुक जाता है, खत्म हो जाता है चौरी चौरा कांड के बाद में, जो फरवरी 1992 में हुआ था। तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो अभी तक का हम यहीं पे रखते हैं, फिर इसके आगे हम पार्ट 2 में बनाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में इसके आगे बचे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तब तक आप इतना वीडियो देखिए, जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को देखते रहिए, और कोशिश करेंगे अलग से फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम सिर्फ नोट्स आपके बनवा देंगे जल्दी जल्दी, वो ज़्यादा नहीं, वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिए और फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।